जो भी आपको सिखा रहा था, जब आपको सीट पे बिठा दिया गया तो आपको ठंड में पसीने छूटे होंगे, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? शिवरिंग थोड़ी बहुत हुई होगी, कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ होगा, घबराहट थोड़ी सी हुई होगी और डर लग रहा होगा उस टाइम में, और ये लग रहा होगा कि आगे से ट्रक आ रहा है, कहीं ये मुझे कुचल ना दे, कहीं आगे लोग हैं, कहीं मैं इनको कुचल ना दूँ। और इतनी सी जगह देनी थी और इतनी जगह देकर जो है ना किसी को पास दिया। यानी आज जब सीख लिया तो 1 फीट में, इंचेस में हम गाड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन उस वक्त जो ना हम उस वक्त हम ये सोच रहे हैं रोड और ज़्यादा व्यर्थ में क्यों नहीं है, और ज़्यादा चौड़ा क्यों नहीं है। ऐसा सोचते हैं ना कि रोड वालों ने रोड खराब बनाया, ऐसा अंदर से लगता है ना कि रोड वालों ने रोड खराब बनाया, क्या हो गया? और गाड़ी वालों ने गाड़ी खराब बना दी। ये स्टेयरिंग जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, इसको थोड़ा और आसान बनाना चाहिए था। लेकिन रोड वालों ने भी रोड बहुत अच्छा बना रखा होता है और स्टेयरिंग वालों ने भी गाड़ी बहुत अच्छी बना रखी होती है। सिर्फ आपको कंफ्यूजन होता है, आपको चलानी नहीं आती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप सीख जाते हैं ना चलाना, तो फिर क्या होता है, फिर आप फोन पे भी बात करते हैं, बाहर भी देखते हैं नज़ारे, साथ में कोई बैठते हैं उसके साथ भी गपशप चलती रहती है। कई लोग तो गाना भी गा लेते हैं, गाते हैं। आप लोग गाते हैं गाड़ी चलाते हैं? मैं तो गाता हूँ, ठीक है। और कई लोग गाना सुनते भी हैं और बातें करते करते स्मूथ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी लोग चले जाते हैं। लेकिन पहले दिन 1 किलोमीटर कयामत के जैसा होता है। 1 किलोमीटर क्या, कुछ मीटर भी इतना ज़्यादा मुश्किल, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर हो। क्या हो गया? इस बिजनेस में भी वही सेम है कि पहले दिन आपको, चाहे आप कितने एजुकेटेड हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आप कुछ भी हैं, ये थोड़ा अलग फंडा है। ये जो बिजनेस है ये थोड़ा अलग है। यहाँ सब जो है ना पास नहीं होते हैं। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, क्योंकि एनडीओ है, ये कोई ओपीपी नहीं है, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है, एनडीओ है। यहाँ क्या सच बोला जाएगा। तो ये सब लोग ज्वाइन तो करते हैं, खुला बता रहा हूँ मैं आपको, सब लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन सब लोग सक्सेस नहीं होते हैं, सब लोग सफल नहीं होते हैं। और सफल ना होने के कारण लाखों हैं और होने के कारण एक ही है। होने का कारण भी एक है और ना होने के कारण कहीं है। होने का कारण है कि किसी भी सिचुएशन में करना है, बारिश, ओले, गर्मी, वो ये, घर में झगड़ा, हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है, वाइफ साथ नहीं दे रही है, घर वाले परेशान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो घर वाले ही करते हैं। देखो ये ना, ये थोड़ी बात कड़वी है लेकिन ये सच है। सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है? घर वाले, अपने लोग। और सबसे ज्यादा प्यार भी वही करते हैं। आप उनको सिखा नहीं सकेंगे, मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। शायद दूसरे लोग आपसे मोटिवेट होंगे, लेकिन अपनी फैमिली आपसे मोटिवेट नहीं होगी। और अगर किसी की फैमिली मोटिवेट होती है तो उसको सैल्यूट है, वो कलाकार है। और उन्हीं सिचुएशंस में आपको काम करना होता है। अगर आप ये सोचेंगे ना, वो जो अच्छा दिन कभी आएगा, अच्छा दिन जो चल रहा है वही अच्छा दिन, उसी को अच्छा बनाना, राइट। और ना होने के, सफल ना होने के कई सारे वजह हैं, कई सारे कारण। उसमें कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा यहां से। एक, रूटीन नहीं बनाना काम का, और जो सफल लोग हैं उनको फॉलो नहीं करना। कि एस गुप्ता जी जो है ना, पता नहीं कैसे हो गए सफल, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। किरण यादव जी पता नहीं कैसे सिल्वर लाइन बन गई, इनको शायद शेख जी ने, एस गुप्ता जी ने, रुपेश जी ने साथ दिया है, शायद इनके भाई ने साथ दिया है, तो ये सिल्वर लाइन बन गई। हम जानते हैं ना कि हाँ कैसे बनी। कभी धूप में, कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग, कभी रात को 2 बजे फ्री हो रहे हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी। तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस सर। अच्छा, दूसरी बात जो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो एशिया पैसिफिक जो एरिया है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू जॉब को दिया जाता है। कि कोई अगर सरकारी नौकरी में है या कोई प्राइवेट किसी
कंपनी में है, अच्छी कंपनी में, अच्छे उस पे हैं, रैंक पे हैं, तो उसको जो है ना कहा जाता है कि ये बढ़िया है, सफल, सक्सेसफुल है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ही लोग पढ़ते हैं। और लोगों को, हकीकत ये है, लोगों को पढ़ने में इतनी दिलचस्पी नहीं होती है जितनी जॉब करने में होती है, और जॉब की वजह से वो पढ़ते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? एजुकेशन के लिए, अपने क्वालिफिकेशन के लिए बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को अपडेट करने के लिए या खुद को एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए पढ़ते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए पढ़ते हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, मैं इंजीनियर बनूं, टीचर बनूं, ये बनूं, उसके लिए वो मेहनत करते हैं कि हम अपने रिलेशन में या नेबर्स में दिखा दें कि भाई हम भी कुछ है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर यहाँ इस धरती पे एक ही इंसान आप ही होते या मैं ही होता तो कोई मकान नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई कपड़े नहीं होते। जब कोई देखता नहीं तो कपड़े पहनने की जरूरत क्या थी? एक ही थे ना, एक ही थे, कौन देखता आपको? ठीक है। और मकान, घर वगैरह ये सब नहीं होते, पेंट नहीं होता, इतना सारा टाइल है, ये जो अभी जो इंटीरियर, ये सब चीज़ें नहीं होती। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम सामने वाले को, इंसान की फितरत है, सामने वाले को बताना चाहते हैं कि मैं भी समझदार हूँ, मुझे भी आता है, और मैं भी इस दुनिया में रह रहा हूँ, मुझे भी जो है ना, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी समझदार हूँ, मैं भी वो बहुत कुछ कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। और इन सारी बातों का रिलेशन इस बिजनेस के साथ में है। जैसे मान लीजिए हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अभी 7 स्टार है या 6 स्टार है या 8 स्टार है, और कितने लोग हैं यहाँ पर जो हमारे 8 स्टार हैं और 7 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार? आपके ना, आपको आने वाले फ्यूचर में 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, आने वाले फ्यूचर में आपके दिमाग में ना कई सारे एल्यूजन्स पैदा होंगे कि मैं करूं ये बिजनेस फर्दर, कि आज भी हो सकता है आप सोचते होंगे कि मैं करूं ये, आगे फर्दर ना करूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर मैं करूं तो कितना फ़ायदा होगा। और मतलब इसी में आप जो है ना, और कभी आपने 2-4 लोगों को बुला लिया, उनमें से 2-4 लोगों में से 3 लोग नहीं आए या चारों नहीं आए, तो आप बोले कि यार बड़ा मुश्किल है, तो आपका जो है ना खुद नेगेटिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और कभी आपको ज़्यादा मुश्किल करना पड़ा, मुश्किल काम करना पड़ा, जैसे ट्रैवलिंग करनी पड़ी, वहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर ट्रेन, फिर वो, फिर यहाँ पर पहुँच गए आप, या ऑफिस में पहुँच गए, या फिर आपने कोई ऑर्डर डाला तो बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँच गया, यानी जो प्रोडक्ट है वो बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँच गया। या फिर आपकी जो उम्मीद थी, आपने इतना सेल लगा दिया और आपको इतना कमीशन आना था और कमीशन उतना नहीं आया, फिर आपका मनोबल टूट गया। या फिर आपने 20% लोग गिव अप करते हैं। क्या करते हैं? गिव अप। 20% लोग जो है ना वो फाइट करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो, जैसे अमेरिका का एक विंग है, जो उनकी वो है ना, कमांडोज है, सील्स, वो जो है ना बहुत छांट कर बनाई जाती है, फिर उसमें से कई सारे लोग रिजेक्ट होते हैं। बहुत ही कम लोग जो है ना, जैसे इंडिया में भी है, जो कमांडोज होते हैं वो सब नहीं बनते हैं, वो एक पूरे जो मतलब एक ग्रुप होता है, उसमें से 2 या 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। फिर ऐसे करके 100 या 200 लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और उनमें से भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं और बहुत लिमिटेड लोग सिलेक्ट होते हैं, और जो देश की एक बहुत स्ट्रांग एक विंग बनता है, एक फौज बनती है, पता है ना। इसी तरह से इस बिजनेस में भी लोग जो है ना छोड़ देते हैं। और जबकि पता क्या, असली कारण ये नहीं कि ये बिजनेस मुश्किल है, असली कारण ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या बहुत सबसे आसान है ये बिजनेस, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह मालूम है क्या है? क्या हो सकती है इसकी वजह? जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हैं, आपको लग रहा है कि मतलब इतना वो अच्छा नहीं लगेगा, सबको नहीं, कुछ लोगों को इतना अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है आप थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे हो, ज़्यादा अच्छा लगे आपको, हो सकता है किसी की शादी में ज़्यादा अच्छे लगे आपको, हो सकता है किसी के ऑफिस में नौकरी करते हुए आपको ज़्यादा अच्छा लगे, हो सकता है कई जगहों पर आपको ज़्यादा अच्छा लगे और यहाँ पर आपको अच्छा ना लगे, और आप यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आपको यहाँ पर मैसेज सुनना, पढ़ना, या फिर कोई किसी को वीडियो या फोटोग्राफ बनाना, या पोस्टर बनाना, या मैसेज बनाना, या मीटिंग में आना,
या किसी को प्लान समझाना या किसी को इनवाइट करना या किसी को मतलब इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करना आपको इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं लगता हो, और आपको अंदर से मतलब किसी वजह से आप कर रहे हैं कि आप राहुल आपको फ़ोन कर रहे हैं, गुप्ता जी आपको फ़ोन कर रहे हैं, कुछ लोग पुश कर रहे हैं, इस वजह से आप आते हैं। लेकिन जब पुश नहीं किया तो आप नहीं आते हैं, आप ज़बरदस्ती आते हैं, आपको बार बार बोला जाता है जब आप आते हैं, और अपनी मर्जी से आप नहीं आते हैं। इसकी वजह क्या है, क्या कारण हो सकता है इसका, कोई बताएगा? हाँ जी, पेशेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, पेशेंस ना होना, फैमिली प्रॉब्लम, अलग से एम नहीं बनाना, मतलब गोल सेट नहीं किया हो, हाँ, उसका विजन क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है काम को महत्व नहीं देते, काम को वैल्यू नहीं देते। वैल्यू नहीं देते, वही तो मैं बता, वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसका कारण क्या है, वैल्यू ना देने का कारण क्या है? हमें देखो पता क्या है, फिलॉसफी बहुत सारी है, ट्रेनिंग्स बहुत सारी हैं, किताबें बहुत सारी हैं, हमें ना मुद्दे पे बात करने में हमेशा कोशिश करता हूं जो रूट है ना उसको पकड़ने की, कि ऐसा क्यों होता है जब ये बहुत अच्छा काम है। मैं करोड़पति हुआ हूं, मनोज जावा, रुपेश जैन, अशज गुप्ता जी आपके सामने बाइक पे आए थे जब ये इस बिजनेस में आए, 2 व्हीलर पे, और वो भी शायद सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, पता नहीं कौन सा है, बार बार चेन उतरती। आज ये लग्जरियस गाड़ी में है, आज ये आप शक्ल देखिए, अब ये हज़ारों का सूट पहनकर आपके सामने खड़े होते हैं। ये कहते हैं खुद कि मैं चाइनीज़ फूड बेचते थे, किताबें बेचते थे एक स्कूल के नीचे। तो क्या कारण है ये सफल हुए हैं, और क्या कारण है लोग जो है ना उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जब माला डालेंगे, जब यहाँ टू तड़ाको हो जाएगा, शोर हो गया, आपको लगेगा कुछ हो रहा है तो आप आ जाएंगे, नहीं होगा तो आप नहीं आएंगे, आप माहौल नहीं बनाएंगे, आप माहौल बनाने वाले का इंतजार करेंगे। ऐसा क्यों? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अपना काम ना समझे, ये भी एक कारण हो सकता है। मैं बता दूं? यस सर। इसका सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ, दूसरा कारण नहीं है इसका। इसका कारण यह है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी बाहर आवाज आ जाएगी, मान लो हम यहां शादी में है, ट्रेनिंग में नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में कोई उठ के नहीं जाएगा। मान लो यहां शादी हो रही है, आप पार्टी में आए हैं, और किसी ने यहां अफवाह नहीं सच बताया कि बाहर जो है, बाहर ऋतिक रोशन आया, तो क्या होगा? शादी के मंडप में कोई रहेगा, दूल्हा दुल्हन वो भी जाएंगे वो भी बोलेंगे हम लकी हैं, हमारी शादी के दिन ऋतिक रोशन आया, हम भी दुल्हन के सूट में हम फोटो खिंचवा लेंगे। यहाँ पंडित भी नहीं बचेगा, वही चला जाएगा, वही फोटो खिंचवाएगा, और लोग अच्छे लोग शादी में बुलाएंगे अगर ऋतिक रोशन के साथ फोटो होगी तो। यस और नो? क्या कारण है? देखो ये तो सब हमें पता है, वो कामयाब आदमी है, वो कामयाब आदमी तो है, उसका वैल्यू है, वो कीमती है, वो नायाब है, वो एक ही है, हमेशा नहीं मिलेगा, महंगा है, वैल्यू है इसका। क्या है? महंगा है, महंगा। मिसाल के तौर पे हीरे को कहाँ रखते हैं हम? तिजोरी में। तिजोरी में, और अगर पहन के निकलते तो सावधान रहते हैं। यस और नो? और वहीं पर जाते हैं जहां अच्छे लोग होंगे, खानदानी लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, अमीर लोग जो समझते हैं हीरे की कदर, जो पहचान लेंगे। यहाँ ये मत बोलना कि मैंने अमीर या गरीब की मैं फर्क किया, मैं नहीं करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग में मुझे इस बात को बोलना पड़ेगा, वैल्यू। तो जहाँ पर आप जो है ना, आप उस हीरे को पहनकर किसी ऐसी बस्ती में नहीं जाएंगे जहाँ लूटमारी होती हो, जहाँ जेब कतरे रहते हो, क्योंकि वो हीरा है। क्या है? हीरा। तिजोरी में रखेंगे, ताले के ऊपर ताला, राइट? वैल्यू। प्रॉब्लम यह है कि ये लीडर्स के लिए भी है, प्रॉब्लम यह है कि ये बिजनेस हमने बहुत सस्ता कर रखा है। ये बिजनेस हमने कितना सस्ता कर रखा है, आपको इसका वैल्यू नहीं है। नहीं, आपको कदर है, ऐसा नहीं है, आप कदर करते हैं। जो हम तो इंडियन है, वो हम तो किसी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, कदर है आपकी इस बिजनेस के लिए है। लेकिन वो जो होता है ना कि कहीं गायब ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए, कहीं रह ना जाए,
कहीं खो ना जाए, वो वाली बात आप में नहीं है। जिस दिन वो वाली बात आ जाएगी ना, जब मैं जैसे मैं बोलता हूं ना ट्रेनिंग में, ईट टियांस, स्लीप टियांस, वॉक टियांस, टॉक टियांस, तो जब वो वाली बात आ जाएगी ना, तो इस बिजनेस का वैल्यू, इसका कीमत आपके सामने बढ़ेगी। जब इसकी कीमत बढ़ेगी आपके सामने, फिर इसको आप ढंग से करेंगे। फिर आप ऋतिक रोशन को छोड़कर, यहाँ ये बिजनेस छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। और क्यों उसके पास क्यों गए? क्योंकि वो कीमती है। वो क्या है? कीमती। मैं जब किसी को फोन करता हूं ना कि आप मीटिंग में आ रहे हैं, तो कह रहे हैं आ रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन मैं ही वही इंसान हूं। जब मैं 6 स्टार था, जब मैं किसी को बोलता था आप मीटिंग में आ, सर आप आएंगे, ओ बेटा ऐसा है ना, मैं ना वो जो है ना उसकी ये है ना, इसका वो है, उसका वो है, उसका ये है। लेकिन जब मेरा वैल्यू बढ़ा, तो आज मैं अगर अननोन बंदे को भी फोन करता हूं, तो वो देखता है यार कुछ बंदा थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा है। अब वैल्यू कैसे बढ़ेगा, ये जरूरी है। ये राहुल सिंह जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, 8 स्टार लीडर है राहुल सिंह, नॉलेजेबल है। मैंने इनको यहाँ पर अभी एक बात बोली, मैंने कहा अब आप 8 स्टार अच्छे नहीं लग रहे हो, ये बोला मैंने, और इन्होंने वो माला वाला सब उतार के वहां बैठ गए। ठीक है। हकीकत में क्योंकि इनका जो वैल्यू है ना, अब वो जो है ना थोड़ा बढ़ चुका है। अब इन्हें होना ही पड़ेगा ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, है राहुल? होना ही पड़ेगा, क्यों? फिर मैच होगा। अभी मैच नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कोई 7 फीट का 6 फीट लड़का है, लड़की 4.5 फीट है, और जब भी वो मार्केट में जाएंगे या कहीं भी शादी वादी में जाएंगे, तो लोगों के लिए वो एक आकर्षण बनेगा। बनेगा या नहीं? मैच नहीं, तो मैच नहीं। तो वैल्यू जो है ना, जब आप इस बिजनेस का वैल्यू आपके अंदर में, आपके दिमाग में बढ़ेगा, तो फिर ये बिजनेस आपसे अच्छा होगा। आप इसको टाइम से करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, इसके लिए ट्रैवल करेंगे, इसके लिए डायरी मेंटेन करेंगे, इसके लिए वो सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें करेंगे जो इसको चाहिए होता है। मैंने देखा है लोगों को, लोगों ने पैसा कमाया। हमारे साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है 5-5 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं, महीना कमा रहे हैं लोग, जिनको हमने बिजनेस समझाया था, लिखकर समझाया था, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, आज भी विश्वास अगर होता तो क्या होता? एक लीडर है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, बहुत मेहनत की है। उन्होंने 5 फ्लोर की कोठी बनाई, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं ली, गाड़ी नहीं ली, क्योंकि उनको लगता है कि कल हो ना हो। समझे मेरी बात? कल को ये चले ना चले, वो जो है ना, एक फेथ, एक बिलीफ, वो चीज ऐसी है, ये है भी और नहीं भी। अगर वो इस बिजनेस से पैसा कमा के कुछ ऐसा करते, गाड़ी ले लेते, बड़ी गाड़ी ले लेते। मेरे टीम में एक, हमारे टीम में है राजस्थान में एक लड़का, अभी हम भी एक बहुत अच्छी गाड़ी लेने वाले हैं, तो मैंने उनको सलाह दी थी कि गाड़ी अच्छी ले लें। तो उन्होंने गाड़ी ली है लगभग नियर अबाउट 50 लाख रुपए की गाड़ी। क्या नाम है उसका? बड़ी गाड़ी MG ग्लॉस्टर, बड़ी गाड़ी है। और उनको जब बिजनेस प्लान बताया था, तो उस वक्त से वो MA से आए थे, तो उनको ना कुछ चीजें ऑलरेडी पता थी, उनको ऑलरेडी कुछ चीजें पता थी, ड्रेसिंग सेंस, हाउ टू टॉक टू अदर्स, मतलब एक डिसिप्लिन जो लाइफ में होना चाहिए, एक नेटवर्कर को, एक MLM लीडर को क्या क्या होना चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, उसका मतलब जो है ना आउटफिट कैसा होना चाहिए, ये उसको ट्रेनिंग पहले से थी। थोड़ा सा पॉलिश हमने किया है, और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस में स्टार बोल रहे हैं। और हमने भी सीखा है। तो मेरा जो इतना सब कुछ बोलने का जो मतलब तात्पर्य है, जो उसकी वजह है, वो ये है कि हमें इसका वैल्यू पता होना चाहिए इस बिजनेस का। क्योंकि आपको ये 15,000 रुपये या 25,000 रुपये या 50,000 रुपये में मिला, वो तो नहीं, ज्वाइनिंग फीस दिया था ना आपने,
कि 25,000 का 15,000 का प्रोडक्ट लिया था, और अगर मान के चलो 2 मिनट के लिए, अगर ये बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता, आपके पास में अच्छे मार्क्स होने चाहिए थे, और आपको 20 लाख रुपए एडवांस में देना था, सिक्योरिटी आपको जमा करनी थी, और हर साल आपको फीस देनी, ये एनुअल फीस देनी पड़ती, तो आप मानते इस बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं? यस सर। अभी आपको ये फ्री मिला और किसी को मिला, आपको ही मिला, आपको ही मिला, आपको ही मिला, ठीक है यार, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, 1 बजे जाएंगे। मान के चलो अगर आप यहाँ पर टाइमिंग दिया है 11 बजे और आपको कोई डंडा नहीं लेकर बैठा हुआ है यहाँ पे, इसलिए आप आ रहे हैं 12:30 बजे, क्योंकि आपको पता है कोई निकाल नहीं सकता। और उससे क्या होता है, उससे कुछ लोग पहले आते हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं, कुछ आते ही नहीं। लेकिन अगर यहां पर ये कानून बना दिया जाए या पहले से हो इस बिजनेस में कि अगर आप टाइम पे नहीं आएंगे तो आपको 4 महीने का बोनस नहीं मिलेगा, तो क्या आप आएंगे टाइम पे? यस। अगर यहां पर ये कानून हो, यहां पर ये सिस्टम हो कि भाई आपको अगर 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर में आपने प्लान देना नहीं सीखा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको नए से शुरू करना होगा। तो क्या आप प्लान देना सीखेंगे? यस सर। सीखते। अगर यहाँ पर ये सिस्टम बना दिया जाए कि आपको हर रोज 3 नए प्लान देने हैं, नए लोगों को प्रोस्पेक्ट बनाना है, और ये आप आपको कंपलसरी करना, अदरवाइज आपको 6 महीने तक इस बिजनेस का जो भी बोनस है वो नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपको प्रेजेंटेशन में आने दिया जाएगा। तो क्या आप नए हर रोज 3 लोगों से मिलते, नए 3 प्लान दे देते? बिल्कुल सर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो इसमें आपको फ्रीडम मिला है ना, उसका गलत फायदा मत उठाओ, उसका गलत फायदा मत उठाओ, उसका फायदा उठाओ, उसका फायदा उठाओ। पिंकी, आप कहां से आते हैं? कुंडली सोनीपत से। 1 मिनट खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। ये देखिए, ये लड़की, आपको पता है, पता नहीं इनको इस बिजनेस का वैल्यू किसने बताया है और इन्हें समझ में आया है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों का ये लड़की लॉकडाउन में ऑफिस आती थी, जब अलाउ नहीं था कि कोई बिना मास्क के घर से निकले या फिर बंदा ही घर से निकले। पता नहीं कैसे क्या क्या बोलकर आते थे आप सोनीपत से? सर वो बॉर्डर लग रहा था ना, तो कुछ भी नेताजी सुभाष चंद्र ने भी देश को आजाद करने के लिए बोला हुआ है ना। ये तो एक अपने घर की योद्धा है ना, एक जंगजू है अपने घर की, एक योद्धा है, एक फौजी है। तो आप अपने घर के एक फौजी हैं, फाइटर हैं, आपको करना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, ये सुनो। और ऐसा झूठ नहीं बोला कि किसी को कत्ल कर दिया, भाई अच्छाई के लिए इनको यहाँ आना था। मैंने कई बार इनको, क्योंकि मैं भी आता था यहाँ पे लॉकडाउन में, कोई नहीं आता था, बहुत रेयर लोग आते थे, ये आते थे। इनका हमेशा मैंने देखा कि सर आज मैंने 1 लाख रुपए का सेल डाला, आज मैंने 80,000 का सेल डाला, आज मैंने इतने का सेल डाला। तो मैंने सोचा एक चीज़, इनको किसी सही बंदे ने ये बिजनेस बताया, इनको इस बिजनेस का वैल्यू पता है, इस बिजनेस का कीमत पता है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में मिल गया ना, 15,000 रुपये दे दिए, प्रमोट हो गए और पूरी कंपनी पे एहसान कर लिया, और सबसे बड़ा एहसान आप पे कर लिया। हाँ जी, आ जाओ जी, अरे आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मेरा एक लेग चला लो, मेरा प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। इन्होंने किसी पे डिपेंड नहीं रहे, यहाँ पर आते थे, काम करते थे, और आज ये 1 साल ये लोग होते हैं वो लोग जो 5% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 95% पैसा है, और 95% लोग पूरी दुनिया के 5% के पैसे पे गुजारा करते हैं। और जो 5% लोग हैं जिनके पास में 95% पैसा है, ये उनमें आने वाली है। बहुत आसान है पैसा कमाना, बस इतना सा फंडा समझ लो कि पैसे से ज़्यादा वैल्यू वक्त होता है, ज़्यादा कीमत किसकी होती है? वक्त की। वक्त की कदर करो। आप कितने बजे उठते हैं? क्या आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं पूरे दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा
या फिर कोई ऐसी गेम खेलते हैं या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक या मोबाइल फ़ोन या कुछ भी एनीथिंग ऐसा आप करते हैं जो आपके विपरीत चल रहा है, जो आपके मतलब आपका नुकसान कर रहा है, लेकिन उस वक्त आपको टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है उसको देखने में या उस चीज़ को करने में, ठीक है। तो मेरा जो अभी आपको समझाने का इतनी सारी एग्जाम्पल्स दी है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी में, चाहे FLP है, एमवे है, मोदी केयर है या साराली है, वर्जिन कॉस्मेटिक्स है, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, DXN, सनराइज है, न्यू स्किन है, सब कंपनीज में कुछ परसेंट सक्सेसफुल है और मैक्सिमम लोग ठीक है चल रहे हैं, रेंग रहे हैं एवरेज। और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, रियल एस्टेट्स में भी यही है, एजुकेशन बिजनेस में भी यही है, हेल्थ बिजनेस में भी यही है, हर बिजनेस में यही एवरेज है। यस और नो? आप रियल एस्टेट्स में देखिए, आप जो पार्सोनाथ है ना, पार्सोनाथ फॉर्च्यून 500 की कंपनी, जानते पार्सोनाथ? हाँ जी सर। फॉर्च्यून 500 में वो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है कई साल पहले। इंडिया की पहली कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 में, पार्सोनाथ, जो मॉल्स बनाती है। उन्होंने क्या किया, उसके मालिक से उसको पढ़ लो उसके बारे में। अजीम प्रेम जी ने क्या किया, सबसे ज़्यादा, रतन टाटा जी ने क्या किया, सबसे ज़्यादा वैल्यू उन्होंने किसको दिया है? अपने काम को दिया है। तो आप अगर अपने काम को करते हुए शर्माते हैं, समझ लीजिए मेरी बात, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, मेरा इशारा कहाँ है। अगर आपको इस काम को करते हुए, अपने बिजनेस को करते हुए शर्म आती है तो आप मत करो इसका। शर्म मतलब आप अननोन लोगों से बात करना, उसके लिए शर्म आती है आपको। मैंने अभी जब मैं क्लोज कर रहा था, क्लोजिंग में आया था, मैंने शेयरिंग की थी, उस वक्त मैंने बोला था जो इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, चाहे ICICI लोम्बार्ड ले लो या मैक्स है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत सारी है, वो जो बड़ी ऊंची बिल्डिंगें दिखती है ना, तो हमें लगता है कि पहले से पैसे वाले होंगे, इन्वेस्टमेंट किया, वो पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक से पैसा निकालने के लिए आपके मोबाइल में भी डेली 4-5 फ़ोन आते होंगे, डेली 4-5 मैसेज आते हैं, सर ये मिलेगा, सर ये मिलेगा, सर आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपकी इतनी इनकम है सर। और कई बार जो है ना वो फ़ोन करते, चाहे आप उनको बेइज्जत भी करो, वो दोबारा फ़ोन करेंगे। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ का एक पंडित जी है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं से उसी डिस्ट्रिक्ट का एक मार्कटंड है, असली हम मटन बोलते हैं लेकिन मार्कटंड है उस जगह का नाम, जहाँ का इंदिरा गांधी के टाइम पे जो हेल्थ मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, मक्खनलाल फोदेदार, जानते हैं? कोई जानता है? नहीं जानते? इंदिरा गांधी के टाइम पे मक्खनलाल फोदेदार वो कश्मीरी पंडित थे। तो उन्हीं के इलाके, उसी गांव का एक लड़का जो दिल्ली में MR का काम करता था। क्या करता था? MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और अब वो बड़े हो गए, वो अंकल है इस टाइम में, हिमाचल में रहते हैं और बहुत शानदार बिजनेस किया है उन्होंने और बहुत अच्छा पैसा कमाया। उनको दिल्ली, गुड़गांव में, कई कंट्रीज में भी उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन MR से उन्होंने शुरुआत की है। कहाँ से की है शुरुआत? एक बार वो ना एक डॉक्टर के पास गए, तो उनसे कहा डॉक्टर से कि सर मेरा नाम ये है, विजय मेरा नाम है और मैं इस कंपनी से हूँ, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप लंच के बाद गया, डॉक्टर ने बोला 5 बजे, 5 बजे गया, बोला 7 बजे, 7 बजे गया, बोला 8:30 बजे, 8:30 बजे गया, क्लिनिक बंद हो रहा था और आधा शटर गिर चुका था और वो पीछे खड़ा हो गया कि सर आपने मुझे बुलाया था। तो डॉक्टर को थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर प्रोफेशनल जो होते हैं, MBBS MD डॉक्टर जो होते हैं, पूरे दिन पेशेंट्स के साथ करना, तो फिर उनका जो पेशेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसने देखा होगा, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा ना रोक किया, मतलब उसको धक्का जैसा दिया, धक्का नहीं दिया, मतलब ऐसे कि यार पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो वो लड़का जो है नीचे गिर गया, वो नीचे सीढ़ी से, जो स्टेयर्स से वो नीचे गिरा और नीचे गिर के उसने पीछे उठ के पैंट झाड़ी, कपड़े झाड़े और झाड़ने के बाद में उसके सामने बिल्कुल खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा कि सर अब तो मैं गिरा भी, धक्का भी लग गया, सर अब तो ऑर्डर दे दो, सर अब तो मेरी बात सुन लो। इतने गट्स अगर आपके अंदर में है ना, जो जिंदगी में ना बेइज्जत नहीं हो सकता ना, वो कभी इज्जतदार नहीं बन सकता, नेवर एवर। और ये अपनी मां से सीखना चाहिए।
कभी हम लात मारते हैं जब छोटे होते हैं, कभी पेशाब कर देते हैं, कपड़े खराब कर देते, पानी गिरा देते हैं, कोई चीज़ तोड़ देते हैं, और फिर भी बोलते हैं ये मेरा चांद का टुकड़ा, बोलते हैं ना। तो कभी हर धर्म में हर जगह पे लिखा जाता है कि सबसे ज़्यादा राइट किसका है, सबसे ज़्यादा हक किसका है, माँ का है। अगर आप वही माँ का रोल प्ले करोगे ना इस बिजनेस में, बिलीव मी, बस सारी ट्रेनिंग्स को एक साइड छोड़ दो, इस बात को समझो, वो माँ का रोल करोगे ना, किसी भी सूरत में हर चीज़ को आप बर्दाश्त कर लो अगर आप सफल होना चाहते हो। किसी ने अच्छे से बात नहीं की, इग्नोर करो। किसी ने आपको इग्नोर किया, इग्नोर करो। किसी ने आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, इग्नोर करो। किसी आपको पूछा नहीं, किसी ने आपको पूछा नहीं, इग्नोर करो। जब आप ये करते जाएंगे ना करते जाएंगे, सफलता आपके इंतजार में खड़ी, बिलीव मी। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत आगे पहुंचते हुए फिर खटाक से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वहां पे जाकर क्या आता है, मैं अपन यहां पहुंच गया, लेकिन फिर वो वहां नजर आते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि उनको ना वो जो चीज मिली है ना वो मिल गई है उनको। बस अगर उन्हें उसी मां की तरह बच्चे को पालना पड़ता 25 साल तक, रात को 3 बजे, सुबह 2 बजे, पता नहीं कितने बजे, कोई टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, गर्म सर्द ये वो सब, अपना खाना छोड़ देती, अपना निवाला छोड़ देती और बच्चे को पकड़ लेती। बच्चे ने रो लिया, खाना छोड़ दिया, बच्चे ने रो लिया, सब कुछ छोड़ दिया, शादियां छोड़ देते, पता नहीं क्या क्या खुशियां कुर्बान कर सकते कि नहीं करते। फिर वो जो उनका जो बच्चा, उनकी जो औलाद होती है, उनका जो है ना सबसे ज्यादा जो प्यार होता है या सबसे ज्यादा जो उनके पीछे बैकबोन पावर जिसको वो मानता है, वो मां को मानता है। ये सुनो, वो जो रिश्ता होता है ना वो बहुत कीमती होता है। उसके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, 25 साल, 20 साल, 30 साल। क्या आप इस बिजनेस को उसी तरह से मानेंगे? उसी तरह से स्ट्रगल करेंगे? अगर करेंगे ना, रात के 2 बजे उठेंगे, सुबह खाना बिना खाए निकलेंगे, पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, पसीने से तरबतर हो जाएंगे, रात को भूखे प्यासे घर पहुंचेंगे, किसी ने मना कर दिया, किसी ने इज्जत नहीं की, किसी ने सम्मान नहीं दिया, इन चीज़ों को बुरा नहीं मानना। अगर सफलता चाहिए, अगर हर व्यक्ति से आपको इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, तो आप नकली इंसान हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। देखिए, जिसने नेल्सन मंडेला, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा बुद्ध, जितने भी लोग यहाँ पे इस धरती पे आए हैं, उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये सुनो, क्यों आज 1500 साल, 1000 साल, 500 साल, 2000 साल के बाद भी वो हीरो बने पड़े हैं? ये सुनो, जीसस, ईसा मसीह, उनको सूली पे चढ़ाया था। सूली पे जब चढ़ाया था ना, उनको हजरत ईसा भी कहा जाता है, लोग उनको ईसा मसीह भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं। जब वो उस पे क्रॉस पे चढ़ाया था, उनके हाथों में कीलें ठोकी थी, और वो उस वक्त क्या बोल रहे थे ईश्वर को? क्या बोल रहे थे पता है? सुना है क्या बोल रहे थे? इनको माफ कर दो। भगवान इन्हें माफ कर देना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर पता रहे हैं। नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। देखो कितने बड़े इंसान, कितने बड़े इंसान। और अगर आपको कोई अच्छे से बात नहीं करे, यार मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, दोबारा इज्जत ही नहीं होती है, तू कौन सी इज्जत लेकर घूम रहा है यार। ऐसे टुच्चे टुच्चे लोगों को मैंने देखा है, टुच्चे लोग बोलता हूं मैं इनको। और वो लोग जो है ना धार्मिक भी होते हैं, वो लोग धार्मिक भी होते हैं, वो पूजा पाठ, नमाज वगैरह सब जो है ना अच्छी बातें भी करते हैं, धार्मिक बातें भी करते हैं, संस्कारी बातें करते हैं, लेकिन ये वाली चीज नहीं छोड़ते। ये वाली चीज तो चाहिए, ये तो मसाला है। और जिसने ये वाली चीज छोड़ दी ना, त्याग दी, बस वो सफल हो। उसको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लोग उसकी जय जयकार करेंगे। आज ईसा मसीह को पूरी दुनिया हीरो मानती है। राम जी को 14 साल वनवास भेजा, नहीं तो एक राजा का बेटा, राजा दशरथ के बेटे थे वो, एक राजा का बेटा, वो नहीं बोल सकता था अपनी माँ को या अपनी फैमिली को, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा वनवास, क्यों जाऊंगा मैं जंगल में। राजा का बेटा, पहला बेटा,
उन्होंने दूसरा जवाब दिया कि अपने बाप को, नहीं नहीं चले गए। यस और आज हीरो कौन है? श्री राम जितने भी लोग इस दुनिया में जिनका आज नाम लिया जाता है, जिनके लिए किताबें लिखी जाती है, जिनको रेस्पेक्ट मिलता है, उन्होंने ये जो मैं कह रहा हूं ना, जो चीज जो कह रहा हूं मैं, ये उन्होंने की है। ये देखो, ये तो एक छोटा सा बिजनेस है। इसमें आपको गोल्ड लाइन होना है, स्टार गोल्ड लाइन होना है, डायरेक्टर होना है, ऑनरी डायरेक्टर होना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इतना जो है ना, इतना सा काम करना। एक तो आपको जो खुशियां हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, जैसे बर्थडे पार्टी, जैसे शादी, जैसे सबके साथ मिलकर लंच करना, डिनर करना, खाना खाना, ये आपको कुर्बान करना होगा, त्याग देना होगा, छोड़ देना होगा, निकलना होगा घर से। देखो, मैंने 5-5 साल में घर नहीं गया, 3-3 साल नहीं घर गया, 4-4 साल नहीं घर गया, 4-4 साल, 5-5 साल मैंने अपनी मां को नहीं देखा। लेकिन अब मैं जब चाहूंगा देख सकता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, जब चाहूंगा। लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को समझाता था, नहीं, ये तेरी कुर्बानी है। और एक खानदान में एक बंदा कुर्बानी देता है ना, पूरा खानदान कर जाता है, पूरा खानदान कर जाता है। कुर्बानी बहुत जरूरी है, चाहे देश हो या घर हो, फैमिली हो। अगर आप गरीबी के चंगल से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने खानदान, फैमिली को, अपने नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो आप जो है ना, आप त्याग दो वो सारी चीजें। आप छोटी छोटी खुशियां छोड़ दो। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा आपका टारगेट वो नहीं होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं मैम से 2 दिन पहले नहीं, कल मैं आपसे बात कर रहा था। जी सर। इन्होंने एक ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, 20 मिनट में पूरा ओपीपी दिया, 20 मिनट में 20, बहुत कलाकारी है ये, सब नहीं कर सकते। 20 मिनट में कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, सारी चीजें 20 मिनट। फिर इन्होंने मुझे फोन किया कि सर आप मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने बिल्कुल अच्छा किया। कहता सर अब तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब जो अभी कंपटीशन चल रहा था ना, मैंने इनसे पूछो क्या बोला। मैंने कहा मैम आपकी डेस्टिनी ये नहीं, आपको ये नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका डेस्टिनी क्या है, आपका ड्रीम, आपका गोल क्या है, आपको वहां जाना है। तो मैंने जब एनडीओ अवार्ड जीता था, मैंने एनडीओ अवार्ड ही नहीं है, मैंने ओपीपी अवार्ड भी कई बार जीता है। अब मैं नहीं कंपटीशन करता हूं, क्योंकि अब और लोगों की भी बारी है। इस बार ही आया तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो मेरे दिमाग में नहीं रहता था कि मैं जीत जाऊंगा हकीकत में, लेकिन मैं फाइट करता था और बाई चांस मेरे को मिल जाता था, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। और दूसरी बात, मैं आपके लिए एग्जाम्पल हूं। मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपके लिए हूं, क्योंकि देखो मैं दिल्ली से भी नहीं हूं और एनसीआर से भी नहीं हूं। मैं जिस गांव से हूं, उस गांव में मेरे ख्याल से 5-6 महीने तो बहुत ठंड रहती है और 3-4 महीने तो बर्फ रहती है और 6-7 महीने तो लोग अंदर ही बैठते हैं और बहुत सीधे साधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और मेरी कोई जान पहचान नहीं है यहाँ पे, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अब मैं मुद्दे पे आ जाऊँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ और मैंने कोई रिश्तेदारी नहीं है ना। आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं जानते। आपको पता है, आप अगर अभी 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको पता है मुझे कितने पैसे हैं? आप कोई भी, आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग। ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं तो किसी को जानता ही नहीं था। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ये मुमकिन हो सकता है, जहां पॉसिबिलिटी है। लेकिन हुआ कैसे? आप तो कर सकते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं और कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। मेरे को तो कपड़े भी धोने पड़ते थे अपने, मुझे तो अपने लिए खाना भी बनाना पड़ता था। मुझे शाम को जब मैं घर पहुंचता था, चाहे लेट, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, उस वक्त मुझे खाना बनाना पड़ता था। सुबह मुझे ब्रेकफास्ट, माँ थी नहीं और उस वक्त मैं अनमेरिड था, बीवी भी नहीं थी, बहन भी नहीं थी, कोई नहीं था फैमिली में, अकेला था, मैं रेंट पे रहता था। सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, फिर काम पे निकलना, फ़ोन पर भी बात करनी और रात के 2 बजे वापस आना। एक दिन में 12-12 प्लान देते। ये जो है ना, ये थक जाता था। ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको देसी भाषा में, झबड़ा। ये थक जाता था बात करते करते, समझे में। और जब बिस्तर पे लेट जाता था ना, ऐसा लगता है कि 500 गोलियां नींद की खाई, सुबह ही उठ जाता था।
इतना स्ट्रगल। आपको पता मैंने 5-6 गाड़ियाँ चलाई है और मेरे ख्याल से मैं एक बार कैलकुलेशन कर रहा था 4.5 लाख किलोमीटर में गाड़ियाँ चला चुका हूँ। और उससे पहले मैंने मोटरसाइकिल चलाया, वो आज भी मेरे पास में अपाची 2006 में लिया था, आज भी मेरे पास में है वो। और अब तो उस पर मैंने 20,000 रुपये लगा थे, उसको ठीक किया, पेंट वेंट सब कुछ किया, रखा हुआ है। लेकिन अब सब कह रहे हैं कि यार इसको दे दो, किसको, ये जगह नहीं है यहाँ पर। और दूसरा ये जो है अपना चल नहीं सकता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं सोच रहा था एक म्यूज़ियम बना के मैं उसे रख लूँ। तो उसको, उस मोटरसाइकिल को भी मैं, मेरे ख्याल से पूरा दिल्ली में, रोहिणी में रहता था और वसंत विहार में हमारा ऑफिस था। आपको मैं स्ट्रगल बता रहा हूँ। वसंत विहार में रहता था, ये रोहिणी में रहता था सेक्टर 24 में, और वहाँ से बाइक पे एक गेस्ट साथ में बिठा के, साथ में बैग होता था, वसंत विहार में पूरा प्लान करके फिर वापस। वसंत विहार पता कहाँ पर है? साउथ दिल्ली में। पहले वहीं था। ठीक है, पहले वहीं पर ऑफिस था, फिर नेताजी सुभाष प्लेस में। और एक बात बताता हूँ, जब मैं 5 स्टार 6 स्टार हुआ ना, ये जो मनोज जावा जी है ना, जो डायरेक्टर बन गए, रुपेश जैन, अब तो मैं 2 स्टार गोल्ड लाइन, और रुपेश जैन जी जो हमारे सीनियर हैं। और ये ना, ये पैसे वाले थे, अब मेरे पास पैसे नहीं, मतलब इतने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहाँ एक रिलायंस वेब वर्ल्ड आता था पहले, पता है आप लोगों को? अनिल अंबानी का रिलायंस वेब वर्ल्ड होता था, नहीं मालूम है? ये बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं है, ये अभी की बात है। रिलायंस वेब वर्ल्ड होता था, वहाँ पर लैपटॉप लगे थे, हाँ, वहाँ पर बैठ के लोग मेल करते थे, चैटिंग करते थे। साइबर कैफे होता था, वेब वर्ल्ड उसको बोलते, साइबर कैफे। वसंत विहार में भी था, और साथ में ना उसमें कॉफ़ी भी मिलती थी, ये भी वो बहुत सारी चीज़ें। ये लोग वहाँ जाते थे और वहाँ बैठते थे, और मैं भी जाता था। लेकिन ये मुझे कभी नहीं पूछते थे, मैं इनके सामने बताऊंगा, कभी नहीं पूछते थे कि आप बैठो, चाय लोगे शेख जी, कॉफ़ी लोगे, क्या लोगे, रेस्पेक्ट नहीं देते थे। लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। और आज ये मेरे को गाड़ी नहीं भेज देंगे, मर्सिडीज गाड़ी घर पे भेज देंगे, BMW गाड़ी भेजेंगे, है किरण जी? बिल्कुल सर, 100%। एसएस गुप्ता सर जो है ना, यहाँ पे आपके सामने है। इनके साथ क्या हुआ एक बार, इनके साथ में क्या हुआ एक बार मेरे सामने, और इनको बुरा लगा। इनको बोला, जावा जी ने बोला कि एसएस गुप्ता जी आप ना बाहर बैठो, हमें यहाँ मीटिंग करनी, ये बोला था। हाँ जी, ये जरूरी है सर लाइफ में। मैंने क्या कहा, जो इंसान बेइज्जत नहीं हो सकता ना, वो कभी इज्जतदार नहीं बन सकता। नहीं, जो आपने आज हमने बेइज्जती, मैं बेइज्जती महसूस नहीं किया। हाँ, नहीं करना है ना, वो इनको बुरा लगा, इन्होंने मुझे किया, हाँ, अच्छा किया उस समय। अगर ऐसा ना करते तो आप इस लेवल पर नहीं होते शायद आज। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बेइज्जत अमिताभ बच्चन की हुई है, चित्रगुप्त सिन्हा की हुई है, उनके इंटरव्यू सुनो, धीरूभाई अंबानी की हुई है, धीरूभाई अंबानी की बेइज्जती हुई है। उसको जो है ना, उसको रूम से निकाल दिया था, आप पढ़ो उनकी बायोग्राफी, रूम से निकाल दिया था, कहते ये लेट बैठता है और ये महंगी चाय महंगा कपड़ा पहनता है वगैरह वगैरह, उसको निकाल दिया था रूममेट्स ने निकाल दिया। तो ऐसे बेइज्जती इंदिरा गांधी के साथ हुई, करमचंद दास के साथ आज भी होता है। हमारा यूपी में लड़का दोस्त है, उसने बोला कि सर ये ड्रेस हमारे इसकी है, एसपी नीचे डीएसपी की है, तो ऐसी ड्रेस हम नहीं पहन सकते हैं, लेकिन उसको बुरा लगता है, उतनी कीमती ड्रेस हम नहीं पहन सकते। ये हर लेवल पे है सर, यहाँ भी है वहाँ भी है, हर जगह पे, हर देश में है। ऐसा लगता है हमें कि सिर्फ हमारे देश में, हर जगह पे है। बहुत ऊंचे लोग, बहुत नीचे लोग, ये सब फर्क हर जगह पे। तो गुप्ता सर जो है ना, आप गुप्ता सर और मैं बाहर थे, गुप्ता सर ने मुझे कहा कि शेख जी इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने गुप्ता जी को बोला, मैं कहा पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ना स्पेशल जो है यहाँ जगह दी जाएगी, वहाँ पर आपका नाम लिख दिया जाएगा। मैंने ऐसे बोला, कसम खुदा की, के बाद में एसएस गुप्ता का नाम लिख दिया गया वहाँ पर, और स्पेशल वहाँ पर टेबल बनाई गई और कुर्सी रखी गई स्पेशल एसएस गुप्ता जी की। मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन ये सच हो गया, और ये सच होता है, ये सच होता है। आप जो है ना, ये इस हो सकता है आपके घर वाले परेशान कर रहे हो, आपको हो सकता है,
हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ साथ नहीं देता हो सकता है कि आप खुद को अपने आप को जो है ना वो महसूस कर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को मुझे प्लान समझाना होता है और फिर जो है ना मना कर देते हैं लोग बोलते हैं कि अच्छा ये काम, अब यही काम रह गया था, बोलते हैं ना लोग। एक दिन आप बहुत अमीर आदमी बनो और यही करते और वो जो लोग है ना वो जो बता रहे थे कि यही काम बच गया था वगैरह वगैरह, सुन लो और मुस्कुरा लो, जवाब मत दो। जवाब के लिए काम ऐसा करो कि उनको जवाब काम से मिल जाए। खैर ये सब करने के लिए ना हमारे पास में जिगरा होना चाहिए, सब नहीं कर सकते, जिगरा होना चाहिए इन चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए। यहाँ जितने बड़े लीडर बैठे हैं, अगर आपको सफल होना, देखो मैंने देखा है यार, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैंने देखा है कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना वो कुछ नहीं कर सकता, और जिसके अंदर मैं आ गया ना वो तो खत्म। कहते हैं कि आदम मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा है। जो इंसान है ना, इंसान ये भगवान ही का एक रूप है। अगर आपने इंसान को नाराज किया या हर्ट किया, रोब से बात कर ली, यानी आपने जो है ना अथॉरिटी से बात करना एक अलग चीज होती है, एक जो है ना एक मालिक बनकर बात करना दूसरी बात होती है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा सॉफ्ट आवाज में बात करनी है। अगर आप सफलता चाहिए, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये नियत रखनी चाहिए। आपको हमेशा, देखिए आपका काम यही है, अगर आप मतलबी हैं, अगर आप अपने सेल्फिश अपने लिए काम करेंगे, सिर्फ मैं, मेरा, मुझे, देखिए आप ये डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये आप 4 लोगों को, 2 लोगों को 7 स्टार होंगे तभी तो आप 8 हो जाएंगे। आप 2 लोगों को ब्रॉन्ज बनाओ, ये 8 बनाओगे तभी तो आप ब्रॉन्ज लाइन होंगे। आप 4 लोगों को 8 बनाओगे तभी तो आप गोल्ड लाइन होंगे। या फिर अपने आप को नहीं, मैं पहले गोल्ड बनूं, भाई कैसे बनोगे, दिखा दो मुझे, ऐसा प्लान दिखाओ। क्या 4 8 के बिना आप गोल्ड बन सकते हैं? नहीं सर। तो अगर आप 4 8 के बिना गोल्ड नहीं बन सकते हैं, तो आपको 4 लोगों के साथ ऐसा मजबूत रिश्ता बनाना होगा कि सुबह दोपहर शाम को मिलो उनसे, बात करो उनसे, बुलाओ उनको, जाओ उनके पास। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। पूरा 100% ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा उनके साथ में, 100% सच बोलना होगा, क्योंकि अगर आपने झूठ बोल दिया, किसी और ने सच बोल दिया, तो आपके रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, आप गोल्ड नहीं होंगे। आपने जो टाइम पे उनको मैसेज नहीं दिया, वो किसी और ने दिया, कोई और हीरो की जगह पे आ गया उनके जहन में, ये सुन लो। तो सबसे पहले किसको देना चाहिए मैसेज? हमारे आपको देना चाहिए। टाइम पे इंफॉर्मेशन, टाइम पे सारी चीजें करनी है, ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई, जब जाके वो आपको अपना हीरो मानेंगे, उस्ताद मानेंगे, जब जाकर आप सफल हो सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 8 स्टार भी बनूं, गोल्ड लाइन भी बनूं, लेकिन सारी चीजें बढ़िया हो जाए, अच्छी हो जाए, जब तक आप टेक्निकल चीजें नहीं करोगे जो मैं समझा रहा हूं, आपका रिलेशन कितना अच्छा होना चाहिए आपके टीम के साथ में, उन 4 लोगों के साथ में, सिर्फ 4 लोगों के साथ नहीं, पूरे टीम के साथ। वैसे भी एक बात बताओ, अगर मैं रियलिटी बताऊंगा आपको, रियलिटी ये है कि इस दुनिया में किसी ने रहना नहीं, राइट? और अगर रहना नहीं है तो फिर हम लालच क्यों करते हैं, फिर हम झूठ क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? और मुकद्दर में जो आपको मिलेगा ना, वो आपके मुकद्दर में पहले से होता है, जो आपके नसीब में होता है वो आपको मिलना ही मिलना है। 2 रास्ते आपको ईश्वर देता है, भगवान खुदा अल्लाह आपको 2 रास्ते देता है, एक सही एक गलत, एक सच्चाई का एक बुराई का। मिलना आपको उतना ही है, मिलना आपको उतना ही है जो आपकी किस्मत में लिखा है, बुराई से भी उतना ही मिलेगा और सच्चाई से भी उतना ही मिलेगा। क्यों ना सच्चाई का रास्ता चुने, और सच्चाई के रास्ते पे चुनने के बाद में आपकी तकदीर भी बदल सकती है, आपके किस्मत नसीब में या जो भी आप बोलते हैं उसमें जो होगा उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कहते हैं ना, एक बार जो है ना एक आदमी था, वो बहुत गरीब था, उसकी किस्मत में कुछ नहीं था, मतलब उसको ऐसा लगता था उसको कि मेरी नसीब में कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने एक फरिश्ते को, एक दूत जो है ना भगवान की तरफ से जो होता है, उसको पकड़ लिया,
बोला कि ये मेरे नसीब में यहाँ कोई देवता टाइप इंसान था कि उसको पकड़ लिया, बोला मैं गरीब आदमी हूँ, भगवान से प्रार्थना कर लो, दुआ कर लो कि मेरे को जो भी मेरी किस्मत में है मेरे को दे। तो बोला ठीक है मैं भगवान से पता करता हूँ। तो पता कर लिया, तो बोला भाई तुम्हारी किस्मत में 1 रुपये है। क्या है? 1 रुपये है। बोला वो भी बहुत दिनों के बाद है। बोला भगवान से कह दो कि मुझे पहले ही दे दो और मैं जो है ना एक आखिरी बार अपने परिवार के साथ खाऊं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो उसने उस आदमी ने क्या सोचा, वो गया और भगवान को बता दिया और भगवान ने बोला ठीक है उसको दे देंगे। अब वो सुबह उठा, उसने वो 1 रुपया उठाया और उठने के बाद में उसने 50 पैसे उसमें दान कर दिए। क्या कर दिए? भगवान के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में 50 पैसे उसमें भगवान के रास्ते में दिए। 50 पैसे उसने अपना रोटी जो भी ब्रेड बटर लाया अपनी फैमिली को, बोला भाई आखिरी दिन है अच्छे से खा लो। भाई यही हमारी किस्मत में था। जैसे वो खा लिया पी लिया सो गए, सुबह उठे उसने फिर 1 रुपया उठा लिया। तो उसने कहा यार भगवान के झूठ बोलते हैं। तो कह रहे मेरी किस्मत में सिर्फ 1 ही रुपया है, ये 1 रुपया कहाँ से आया? तो उसने उसी फरिश्ते को जो दूत है उसको पूछा कि ये कहाँ से आया? बोला ये मैं भगवान से पूछता हूँ। भगवान के पास गए, भगवान ने बोला ठीक है मैं खाते में देखता हूँ। खाते में देखा, बोला अच्छा उन्होंने मेरे नाम पे 50% दान किया था, तो मैंने उसको जो है ना उसको और मिलेगा, अभी उसको उतना ही नहीं मिलेगा, उसने मेरे नाम पे जो किया है ना उसका डबल मिलेगा। तो तकदीर भी बदल सकती है अगर आप अच्छे काम करोगे तो। और अच्छी तकदीर खराब भी हो सकती है, अच्छी तकदीर खराब भी हो सकती है अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो। मानो इस बात को, बिलीव मी। तो हम आज पांच पॉइंट शेयर करेंगे जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट जो है ये पहला पॉइंट है। क्या लिखा है ये? प्रोस्पेक्टिंग। देखिए आप में से 7 स्टार है कोई यहाँ पे? 7 स्टार? हाँ, आपका कितना टीम है? मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। आपका कितना टीम है? राहुल इसके वो हाँ? माइक ऑफ 300 प्लस। ये पानी साफ है। हाँ जी। 300 प्लस, उसमें से आपके रिलेटिव कितने हैं? और उन्होंने कितना बिजनेस किया? ये एक है। अब कोई दूसरा 7 स्टार है? हाँ जी मैम, 7 स्टार है आप? यस सर। आपका कितना टीम है मैम? सर मेरी 200 प्लस है। नारायणी। और उसमें आपके रिलेटिव कितने हैं? सर 3-4 हैं। उन्होंने कितना बिजनेस दिया? सर भाभी ने दिया है सिर्फ 1 गोल्ड, बाकी किसी ने नहीं। क्यों ज्वाइन करवाया था? कहते हैं ना सर, और हाँ। सर कहते हैं एक बात हाँ। कि सबसे पहले अपने रिलेटिव को बताओ, कभी उन्हें कोई और ना ले जाए। तो सर ये हमने फर्ज पूरा किया है सपना। और इसका अपोजिट में इसका 100% अपोजिट। थैंक यू सो मच। बैठ गया। देखिए कितने भी लोगों को उठा लो और उनको बोलो सबसे पहले जब ये बिजनेस लोग देखते हैं ना तो सबसे पहले किसको बताते हैं? अपने रिश्तेदारों को, कजन ब्रदर को, उसको इसको बताना चाहिए, लेकिन वो बिजनेस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है? बिजनेस कौन करता है? ये जो लिखा है ना यहाँ शब्द, क्या लिखा है ये? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग किन के साथ की जाती है? अपनों के साथ तो नहीं की जाती। अपने तो आपको जानते होते हैं, जो अपने होते हैं वो तो आपको जानते हैं। प्रोस्पेक्टिंग की जाती है उन लोगों के साथ में जो आपको नहीं जानते, अननोन लोग। आप चाहते हैं कि आपको 5-6 लाख रुपए महीना कमाना है इस बिजनेस से, चाहते हैं आप लोग? आज आपको फंडा बता, अगर आपने ये फंडा कर लिया ना तो मैंने पिछले साल, सब जानते हैं इस बात को, पिछले साल मैंने इस बिजनेस से 2.5 करोड़ से ऊपर कमाया। 2.5 करोड़ से ऊपर एक आईडी पे कमाया और मेरी 26 आईडीज है, 26 आईडीज है, 26 आईडीज है और एक आईडी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप भी कमाना चाहते हैं 5-6 लाख रुपए महीना, क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिंग। करेक्ट, प्रोस्पेक्टिंग। पहला पॉइंट प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग जो है ये कैसे की जाती है?
ये एक कलाकारी है, ये एक कलाकारी है और ये कला सब में मौजूद है, ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल आप बोलिए ना प्लीज। सर जो लॉकडाउन हुआ था, आपकी जो पहली मीटिंग आई थी सर लॉकडाउन में, तो सर मुझे सबसे प्यारा ये लगा था मेरा वोकल ज़्यादा है, साउंड बॉक्स बड़ा है। ठीक। तो गुड मॉर्निंग सभी को, और शेख साहब को चरणों में नमन मेरी तरफ से। और सर जो अभी नाम बताया प्रोस्पेक्टिंग, सर ये मुझे कहना भी नहीं आता था, तो मैं थैंक्स करूँगी अपने मित्तल जी का। मित्तल जी जी आपके हस्बैंड? जी, तो उन्होंने मुझे ये सिखाया प्रोस्पेक्टिंग बोलना। लेकिन सर जब आपका जो पहला सेशन था, लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने आपकी पहली मीटिंग देखी थी और मुझे सबसे ज़्यादा सबसे प्यारा यही शब्द लगा था जो आपने तरीका बताया प्रोस्पेक्टिंग करना। और सर मेरा जो काम करने का जो तरीका है ना सर, यहीं से शुरुआत है सर, तो मैं थैंक्स करती हूँ सर आपका। और जो बात कहती हूँ शेख साहब के लिए, और Thank you, sir. Thank you. 2 साल हो गए और आज भी जो है ना, अभी जो पॉलिसी निकली है ना एक्यूलाइफ, अभी इन्होंने प्रोस्पेक्टिंग की है और इनके नीचे एक लड़के ने एक्यूलाइफ क्वालिफाई किया। एक्यूलाइफ क्वालिफाई का मतलब है लाखों रुपए की सेल, लाखों रुपए की सेल डाली है, डेली ये प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग जो है ना ये सब कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, क्योंकि वही वाली जो मैंने बेस वाली बात बताई थी ना, जो बेइज्जती को बेइज्जती नहीं समझना, ये ना ये घमंड वाली बात है, ये तकब्बुर ईगो वाली बात है कि जब भी आपको कोई ये बोलता है ना, अरे यार वो तो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करते, मेरे को तेरा बर्दाश्त नहीं हुआ, ये वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हें उकसाता है कि तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे लोग, वो तुम्हें कामयाबी से रोक रहा है। कामयाब वही आदमी होता है जो बेइज्जत होता है, याद रखें। ये कई लोगों को हजम नहीं होती है बात, कई लोगों को हजम नहीं होती है बात, लेकिन ये बात फैक्ट है। और आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए यही चाहिए कि अगर आपको कोई मना करे आप बुरा ना मानो, अगर आपको कोई ये कहे मैं अपना नंबर नहीं दूंगा आप बुरा मत मानो। आपको जो है ना, आपको कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटा दो, जो आपकी हस्ती है ना झूठी मूठी हस्ती, मैं क्या 2 मिनट का काम है, माइक्रो सेकंड्स में तुम्हारी हवा निकल सकती है, तो मैं कहां क्यों रहे, वो खत्म कर दो, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए यानी कोई स्टेटस चाहिए, कोई लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो अपनी हस्ती को फिनिश करो, खत्म करो, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर, यानी जो दाना, जो बीज, जो सीड होता है ना, जब वो खाक में मिट्टी में मिल जाता है तो गुले गुलजार हो जाता है। तो मैं अपने अंदर खत्म करो तभी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। अगर मैं खत्म नहीं होगी ना तो प्रोस्पेक्टिंग होएगी नहीं आपसे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप बोलोगे अरे मैं इससे क्या बात करूं, अगर इसने बोल दिया यार इसको क्या लेना देना है। मतलब जो है ना लोग, मतलब ट्रेन में भी जो बैठे होते हैं ना स्लीपर, उसमें लोग एक दूसरे की बात करना चाहते हैं लेकिन ईगो की वजह से, जो बहुत ही सस्ता ईगो होता है, उस सस्ते ईगो की वजह से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। पड़ोसी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। पड़ोसियों को 2-2 साल 4-4 साल होते हैं एक बिल्डिंग में रहते हुए, लेकिन बस एक दूसरे से बात ही नहीं करते ना। करो ना बात, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? जो लोग अनजान लोगों से बात करने में माहिर हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई मैंने, ये फिर से बताऊंगा। जो लोग अनजान लोगों से बात करने में माहिर है वो इस बिजनेस की ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। ये कोई कला नहीं, सब कर सकते हैं। जब आप कहीं किसी अनजान जगह में फंसते हैं तो आप पूछते हैं ना, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, भाई साहब मुझे ना वहां जाना, उस बाजार में जाना, पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो आपको उस वक्त दरकार पड़ता है, जरूरत पड़ती है, क्योंकि पसीना आ रहा होता है, थक चुके होते हैं और आपको परेशानी हो रही थी, इसलिए आप किसी अनजान आदमी से पूछ बैठते हैं ये सुन लो, और वो एक छोटे काम के लिए वो कर देते हैं। आप यहां पर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए, क्या उसके लिए आप अनजान आदमी से बात नहीं कर सकते? कर सकते। अगर आपने मुझसे बात की होती
मेरे से बात की होती, मैं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इस बिजनेस को, इस कंपनी को सेल दे चुका, हंड्रेड्स ऑफ करोड़। तो मैं आपकी टीम में होता, यस और नो? और अगर मान लो 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लो अपनी अपनी जगह पे सब लोग, मान के चलो मैं एक कश्मीरी हूं और आपको मैं अचानक मिलता और मैं आपसे बात नहीं करता, मुझे कोई बात करने का कोई गर्ज नहीं था, लेकिन आप इस बिजनेस में होते, और क्या आप मुझे इस बिजनेस की ऑफर देते? कितने लोग? नहीं, सच बोलना, सच। सर ऑफर देते, जरूर देते। जो एनडीओ की ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं वही हाथ उठा। अच्छा, आप सच में मुझे बताते हैं इस बिजनेस के बारे में? क्योंकि सर पहला रूल यही है, अगर बिजनेस करना है कि जो सामने आ जाए उसको एक बार बताओ जरूर, क्योंकि गुप्ता जी ये कहते हैं कि आपके जहाँ तक हाथ फैलता है ना, वहाँ तक आपके जितने लोग आपके उसमें एरिया में आते हैं उनको सबको बताओ, और सबके नंबर आपकी डायरी में और आपका नंबर उनकी डायरी में होना चाहिए। अभी ऐसा गुप्ता सर, ऐसा गुप्ता है। और एक आदमी को इग्नोर करना, एक आदमी को छोड़ना, एक आदमी का मतलब यहाँ इंडिया में आदमी औरत एक ही बात है। एक इंसान को छोड़ना, मेल फीमेल को छोड़ना, हजारों लाखों लोगों को छोड़ना। अगर मैं एसएस गुप्ता जी को नागर जी मिस करते, नागर जी ने एसएस गुप्ता को स्पॉन्सर किया, एसएस गुप्ता जी को अगर नागर जी मिस करते हैं तो आप सारे लोग कहां से आते? तो नागर जी ने क्या किया? नागर जी ने अपना दिन, काम का पूरा दिन इनके साथ लगाया और इनको ले आए, प्लान दिलवा दिया और ज्वाइन करवा दिया। आज एसएस गुप्ता जी, आज इस टाइम नागर साहब यहाँ पे नहीं है, लेकिन बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझो प्रोस्पेक्टिंग के पावर को, समझो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। अब ये प्रोस्पेक्टिंग ट्रेन में हो सकती है, यस और नो? शादी में हो सकती? अब शादी में कैसे हो सकती? ट्रेन में कैसे हो सकती? शादी में आप गए अपनी फैमिली के साथ, वहां टेबल बने होते हैं, आप दूसरी फैमिली में जाकर बैठो ना, क्या हो सकता है? वही बेइज्जती। लेकिन इतने लोग इतने भी पागल नहीं है कि आपको बैठते हुए बेइज्जती करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, या आपको इंट्रोडक्शन देंगे, या आप उनको इंट्रोडक्शन देंगे, हाय माई सेल्फ दिस एंड दैट। क्या दिक्कत है? मैं अपना परिचय देना चाहता हूं आपको, कोई दिक्कत है क्या? या ये मेरा कार्ड है? तो प्रोस्पेक्टिंग आप ट्रेन में, मेट्रो में, कहीं पर भी कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग की 2-3 एग्जांपल्स मैं अपनी दूं, चलेगा? तो मैंने किया। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो फिर मुझे लोग चाहिए थे। हम लोग 5 लोग रहते थे, 4 लोग फरीदाबाद में। और जब उन्होंने सुना कि मैंने कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की तो उन्होंने मेरे साथ जो है ना वो, हाँ, थोड़ा दिक्कत हो गया उनको, क्योंकि हम रियल स्टेट्स में करते थे तो उसमें झूठ बोलना पड़ता था। उसमें बोलते थे वो हम विक्टिफाइड टाइल्स देंगे, ये देंगे, यहाँ मेट्रो आएगा। आज से 20 साल पहले वो बोलते फरीदाबाद में मेट्रो आएगा, मतलब आज भी वहां पर मेट्रो नहीं है जहां की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे जो पैसे कमाऊंगा मेरे लिए वो हराम होगा, वो मेरे लिए जायज़ नहीं है वो पैसा। मैं तो वो बिजनेस करना चाहता हूँ जिस पैसे का मुझे मरने के बाद में मुझे हिसाब देना पड़ेगा ना, आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा काम, दुआ करता था मैं हर रोज कि मुझे ऐसा काम मिले जो मेरे लिए जायज़, तो मुझे मिल गया। और जब मैंने शुरू किया तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम हो गई तो मैं पांडवनगर रहने आया, फरीदाबाद से दिल्ली, पत्थरगंज के पास में। तो आप लोग चाहिए थे मुझे, अब मेरे पास पैसे नहीं थे, और जो मेरा हिसाब किताब था उन्होंने उनके साथ करना था, और अभी हिसाब किताब होना नहीं था। और मैंने क्या किया, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड, मेरे को किसी ने आइडिया बताया कि न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, लेकिन न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए उस वक्त 500 रुपये चाहिए था, 4-5 लाइनें लिखने के लिए। मेरे को 500 रुपये भी नहीं थे कि मैं 500 रुपये का ऐड दे दूँ। कर सकता था मैं, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता था, मैं अपने बलबूते पे करना चाहता था। 500 रुपये कौन सी बड़ी बात, कर सकता था मैं, लेकिन मेरे को अपने बलबूते, मैं कौन हूँ फिर? अगर मैं दूसरे के पीठ पे काम करूँगा, मैं कौन हूँ फिर? मेरी पर्सनैलिटी क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में? ये मैं खुद को चैलेंज देता था। और एक रास्ता निकला, जो लोग न्यूज़पेपर पे ऐड देते थे ना, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, फुल टाइम फॉर वर्किंग लेडी, हाउस वाइफ, ये मैं उन्हीं लोगों को फोन करता था कि आपको इससे बढ़िया काम मैं बताऊं।
और उससे बढ़िया काम बताने के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 24 घंटे पढ़ता था, 12-12 घंटे पढ़ता था, 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे पढ़ता था, अपने बिजनेस प्लान को पढ़ता था, एक कॉपीकैट मार्केटिंग बुक है उसको पढ़ता था और सीखता था, समझता था। ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग का 500 रुपये फीस होता था, 200 रुपये फीस होता था। ठीक है, इस तरह से कैसे सफल होते हैं लोग। एक लेडी को बुलाया, उन्होंने न्यूज़पेपर पे ऐड दिया, तो क्या किया, प्रॉस्पेक्टिंग। उन्होंने किसी को बुलाया, ऐसे करके मैंने 5-6 लाख रुपए की सेल निकाली। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद में ऑर्कुट आता था, ऑर्कुट 2005-6 में किया है आप लोगों ने यूज़, आपने यूज़ किया। तो ऑर्कुट से मैंने कुछ फ्रेंड सर्कल बना दिया। उसमें एक लड़का वो FLP करता था, फॉरेवर लिविंग, उसको बुलाया। तो फॉरेवर लिविंग अमेरिका की कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो मैंने उनको अपना बिजनेस प्लान बता दिया। अब फॉरेवर लिविंग को मैं स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको बताना है फॉरेवर लिविंग में क्या क्या कमी है। इतना आसान नहीं है यार सफल होना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फॉरेवर लिविंग का जो प्लान है ना, वो मैंने डाउनलोड किया इंटरनेट से, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर मैं नारायण में गया उनके ऑफिस में। तो वहाँ पर मैंने किसी को बोला कि भाई मेरे को प्लान समझाओ। उन्होंने मुझे प्लान दिया। मैंने पहले बोला, क्योंकि मेरे को ना अच्छा लगता था सच बोलना, मैंने बोला मैं ये भी हो सकता है मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, आप मेरे को 2 घंटे मेहनत करोगे। कहता कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे, उनका नाम भी गुप्ता जी था, उन्होंने 2 घंटे तक 3 घंटे तक मेरे को पूरा मोटिवेट किया। मैं तो मोटिवेट मत कर, मुझे टेक्निकल प्लान बता, कमीशन कितना, कहाँ क्या हो। उन्होंने मेरे लाख पूछने पे सच नहीं बताया। फिर मैंने एक बंदे से और पकड़ लिया। मैंने सुना था कि उसमें 4 CC होते थे और ये सब चीज़ें कि हर महीने करना पड़ता था। फिर वो मुझे कंफर्म हो गया। फिर ये ना तैयार अपने आप को करके मैं उस बंदे के पास गया और उसको समझाया पूरा। उनका नाम सोमेश सिसोदिया था, वो FLP करते थे। और सोमेश सिसोदिया को ज्वाइन करवाया। ठीक है, आज 40-50 हज़ार लोगों का टीम है, आज करोड़ों लोगों का करोड़ों की सेल है। और कहाँ से किया था, ऑर्कुट से। अपने आप को कितना तैयार किया था, कितना स्टडी किया था। उसके बाद में प्रॉस्पेक्टिंग, ये प्रॉस्पेक्टिंग। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं बेंगलोर गया मैं 2008 में। वहाँ पे एक जगह पे ऑफिस था हमारा वहाँ पे। तो वहाँ एक जगह मैं ऐसे ही जाता था, एक जगह पे वहाँ पर रिटायर्ड फौजी MA की मीटिंग कर रहे थे, ब्रिगेडियर, कर्नल, वर्नल सब। और मैं भी उस मीटिंग में जाकर बैठा। मैंने कहीं पर वो एक पर्चे पे लिखा हुआ था, तो मैं एड्रेस पे चला गया। तो वहाँ सब बैठे हुए थे, तो मैं भी पीछे बैठ गया। लास्ट में उन्होंने एक गलती की, जो प्रेजेंटेशन दे रहा था, कि उसने कहा कि किसी का कोई क्वेश्चन है। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन बोला। उसने सोचा कि मैं इसको स्टेज पे बुलाऊंगा तो इसको क्या बोलना आएगा, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। लेकिन मैं आधे घंटे बोला। अच्छा, मेरे को अच्छी अंग्रेजी भी नहीं आती थी, वो सारे अंग्रेजी बोलते थे। ठीक है, तो मेरे को जैसी अंग्रेजी टूटी फूटी मैंने बात कर दी और मैंने उनको बताया डायरेक्ट सेलिंग असली क्या होती है। तो उनमें से कई लोगों ने मुझे पसंद किया। और जैसे मैं स्टेज से नीचे उतरा, सब बोल रहे आपका नंबर क्या है, नंबर क्या है। मैंने 40 लोगों को नंबर दिया और शाम तक मेरे को 5-6 फोन आए। और दूसरे दिन मैंने वहाँ 22 लोगों का टियान्स का टीम बनाया उन्हीं लोगों। मैंने बोला देखो, मैं इन लोगों के पास जाऊंगा, बैठूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता, बेइज्जती, वो तो मैं सहने के लिए तैयार। निकाल दो मुझे, मैं फिर आऊंगा, निकाल दो, मैं फिर आऊंगा। नमस्ते जी, मेरा क्या बोलते हो, मैं भी तो हूं, मैं भी तो इंसान हूं। क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, निकाल देंगे, कुंडी बंद कर देंगे, मैं बजाऊंगा, मारो, नहीं तो बैठने दो, मुझे तो बैठना है। भाई साहब, 22 लोगों को, शैलेंद्र जहां बिहार के हैं डेंटिस्ट, सबसे पहले उसको कराया था, एक रत्ना वैल्यू उसको कराया। फिर वहां पर मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ का बिजनेस हुआ। जब वहां से, अच्छा, जब दिल्ली में ये प्याम शुरू हुई थी ना, यहाँ पर SS गुप्ता जी गोल्ड लाइन बैठे हुए हैं और भी यहाँ पर मैम बैठे हैं और भी सीनियर लीडर्स बैठे हैं। और इनको भी थोड़ा सा मालूम है कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर था जो मतलब ट्यांस दिल्ली में, जो दूसरे स्टेट्स में काम करने गया, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। उसके बाद जब वहाँ सेटल हो गया, जब मैं वापस आया, प्रॉस्पेक्टिंग बताऊँ, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे होती है।
जब वापस आया तो वापस में वही यहाँ पे वो छठ पूजा बोलते हैं, हाँ जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा जाम होता था और घर से निकलना मुश्किल होता था। तो मैंने किसी ने बोला कि यार अब तो 5-7 दिन यहाँ छठ पूजा, यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं चलेगी। तो मेरे को लगा गाड़ियाँ नहीं चलेगी, मैं तो फरीदाबाद से आया था ना, गाड़ियाँ नहीं चलेगी इसका मतलब बड़ा जाम होगा, काम करने का तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा यार कोई अच्छी जगह देख लेते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। मैंने एक लड़के को बताया, हम चले गए, हमने भोपाल की टिकट ले ली ट्रेन की और चले गए। अब भोपाल चले गए, किसके पास जा रहे हैं पता नहीं, प्रॉस्पेक्टिंग किसके पास जा रहे हैं पता नहीं। भाई साहब बड़े बड़े जो पैगंबर जो उनके बारे में पढ़ो आप, उन्होंने जो अपने धर्म का जो प्रचार किया है, चाहे जीसस है चाहे कोई भी, उन्होंने क्या, कोई जानता नहीं जानता, कोई बात नहीं, निकले घर से। और जब भोपाल पहुंचा मैं, भोपाल का नाम सुनकर मुझे ये ना वो देसी टाइप लग रहा था, भोपाल जैसा देसी टाइप। लेकिन जब मैं भोपाल पहुंचा वो तो बड़ा फॉरवर्ड था, झील वगैरह वहाँ अच्छा सुंदर था, बहुत अच्छा था। तो मेरे को लगा यार अच्छी जगह पे आए, तो हमने होटल लिया। क्या लिया है? होटल जैसे लिया, फिर हमने क्या किया है, जैसे होटल में एंटर किया तो मैं नीचे उतरा, नीचे मैंने 2 लाइनें लिखी और 2 लाइनें मैंने उस पर गया मैं, जो ये प्रिंट आउट देता है ना, पर्चे बनाता है, उसके पास गया मैं और वो पर्चे छपवाने के लिए उन्होंने 5000 में से 1000 रुपये में 5000 पर्चियां बना के दी मुझे। समझ लेना मेरी बात, 1000 रुपये में कितने हजार, 5000 पर्चे हाथ जितना बड़े। तो उसमें लिखा है कि, उसमें मैंने लिखा था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी मध्य प्रदेश में लॉन्च करने जा रहे हैं हम, हमें कुछ युवा लोगों की जरूरत है, ऐसे मतलब देसी भाषा में और हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में। और रात को ही मैं गया, अभी मैंने रेस्ट नहीं किया, रात को गया मैं और मैंने खुद फ्लेयरिंग की, खुद लोगों को दिया। भाई साहब सुबह होटल में भीड़ लग रही, लोग आ रहे हैं, हम 2 लोग थे, लोग आ रहे हैं, हमने रिसेप्शन में बोला भाई नीचे रुका लो जब तक हम यहाँ से लोगों को वापस भेजेंगे। ऐसे का हमने मेरे ख्याल से 30-40 लोगों को प्लान दिया। 30-40 लोगों में से हमारे साथ में 5-7 लोगों ने ज्वाइन कर लिया और 5-7 लोगों में से एक बंदे ने इतना बढ़िया काम किया, आज उसके नीचे स्टार गोल्ड लाइन है, वासुदेव भगोल, जिन्होंने अभी 50 लाख रुपये दिया। स्टार गोल्ड लाइन, पूरी फैमिली काम कर रही, पूरी फैमिली। एक बेटी MBBS डॉक्टर MBBS कर रही है, वो भी इसमें 8 स्टार है, दूसरी बेटी भी 8 स्टार है, बीवी ब्रॉन्ज लाइन है और खुद स्टार गोल्ड लाइन है या नहीं? जब वहां भोपाल जा रहे थे तो कहां जाना पता नहीं था, लेकिन जाते जाते लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, प्रोस्पेक्टिंग ट्रेन में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव ने बहुत अच्छा काम किया, दूसरे कहने मायावती ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा इनमें से कौन बढ़िया काम कर सकता है, उनसे ज़्यादा अच्छी बात कर ली। तो उनसे बात करते करते उनको एड्रेस दे दिया, नंबर दिया, वापस आए दिल्ली। 1-1.5 हफ्ते के बाद उनको ज्वाइन करवाया। उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने कई सारे 8 स्टार दिए। अफसर अली आते थे, उनके टीम में थे। अच्छा, ये भोपाल में ट्रेन में हुआ। उसके बाद में मैं घर जा रहा था और मेरे पास में उस टाइम मैंने गाड़ी ली थी सेंट्रो। पहली गाड़ी मैंने सेंट्रो ली थी, दूसरी इनोवा ली थी, तो तीसरी होंडा सिटी ली थी। तो सेंट्रो ली थी, सेंट्रो में जा रहा था मैं घर कश्मीर। तो रास्ते में कुरुक्षेत्र के पास में ढाबे पे खाना खाने लगे, समझ लेना प्रोस्पेक्टिंग। ढाबे पे खाना खाने लगे तो वहाँ और भी लोग खाना खा रहे थे। तो अब मैं किसी को जिमनिमा को समझाने लगा, जिमनिमा कैसे खाना है। तो मुझे तो बाहर जाकर भी तो समझा सकता था ना मैं ढाबे पे, कि मेरी बात ये भी सुन ले। तो वहाँ पर एक सरदार जी थे, वो कह रहे हैं बेटा ये जो शुगर के लिए शुगर आप बता रहे थे जिमनिमा, ये क्या है? मैंने बोला ये एक दूसरी कंट्री से आता है, एक डाइटरी फूड है, ये ऐसे ऐसे कहता है। बेटा मेरे को भी, मुझे बहुत सालों से, मैं कहा बिल्कुल दे देंगे आपको। एक लड़का वहाँ पे सुन रहा था, कहता उसको सरदार जी को, कि कहता मेरी बात करा दो इनसे। तो उस लड़के का नाम था पंकज गुप्ता। 3 साल में 25 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया उसको, 3 साल में, नॉर्थ ईस्ट से। तो वहाँ प्रोस्पेक्टिंग हुई। तो समझ में आया प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है? अब करेंगे आप लोग? करेंगे? आएगा करना?
अनजान लोगों से बात करना, ट्रेन में, शादी में, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी में, मॉल में, शॉप में, दुकान में, कूलर खरीदने वाले से, एसी खरीदने वाले से, कपड़ा खरीदने वाले से, आपके सैलून में, आपके ब्यूटी पार्लर में, आप हर जगह पे प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। समझ में आया प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना? आ गया ना समझ? तेरामी में वो टाइम होता है सर 10 मिनट का हम खत्म होता है, उसके बाद 4 मिनट तक पकड़ी होती है, टाइम बहुत होता है बताइए। क्या बात काम होता है राहुल को अच्छा, प्रॉस्पेक्टिंग जब आप करेंगे ना, इसको खराब मत करना। प्रॉस्पेक्टिंग के लिए एक चालाक आदमी का होना, चालाक मतलब ईमानदार चालाक आदमी का होना जरूरी है, समझदार मैच्योर होना जरूरी है। प्रॉस्पेक्टिंग में मेहनत लगती है, और मेहनत जो है ना सब आपको समेटना आना चाहिए। समेटना कैसे है? आपको एक डायरी में, फोन नहीं, आपको डायरी रखना चाहिए अपने पास। इतना बड़ा डायरी, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा, 1.25 फीट लंबा। उसमें पूरा एक पेज पे एक नंबर नहीं लिखना, पूरा डिटेल लिखना है। मान लो आपको ट्रेन में सुरेंद्र वत्स मिले, तो सुरेंद्र वत्स, एज अप्रोक्सीमेटली 40, और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपने लिए मतलब क्यों रखना है उसमें। ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फोन नंबर और ऑल्टरनेट फोन नंबर, मेल एड्रेस, ऑल्टरनेट मेल एड्रेस, मतलब ये सब चीजें पूरा डिटेल। आप 20 साल के बाद उसको फोन करके बता सकते हैं हम कहाँ मिले थे, कब मिले थे, मैं कौन। यस और नो? नहीं तो हो ना कि वो अंधे की बीवी खुदा के हवाले, ठीक है ना, जो मिल गया सो मिल गया, और जो नहीं मिला सो नहीं मिला। तो आपको ना प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा, और आपको ये डायरी मेंटेन करनी है। और फिर इसके बाद में आता है सेकंड स्लाइड, इनविटेशन। आपने प्रॉस्पेक्टिंग कर ली, डायरी मेंटेन कर ली। आपको मैं बता दूं, आज के बाद जो भी आप यहां लोग आए हैं, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, जॉब करते हैं या फिर आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं वो आपके इस बिजनेस में बहुत काम आएंगे। अगर आप अरबपति बनेंगे तो करोड़पति वो भी बनेंगे, और उनको जाया नहीं करना है। उनका नंबर, नाम पूरा अच्छी तरह से मेंटेन करके, एक पेज पे एक ही नंबर लिखना, उसकी डिटेल पूरे पेज पे आएगी। एक पेज पे 2 नंबर मत लिखना, एक पेज पे एक ही नंबर लिख लेना, और दूसरे पेज पे फिर दूसरा नंबर लिख लेना। क्यों एक पेज पे? क्यों पूरी डिटेल लिखनी है कि इनका नाम क्या है, कहाँ मिले थे, कौन से प्रोफेशन से मिले थे, कौन से ऑफिस से मिले थे, किस दिन बात हुई थी, टाइम कितना था। फिर आप उसको 5 महीने के बाद भी बताएंगे ना, वो बताएगा यार कितना इंटरेस्टेड आदमी है, टाइम भी बता रहे हैं, इतने बजे मिले थे, जगह भी बता रहा है, यहाँ मिले थे, डेट भी बता रहा है, इस डेट पे मिले थे, सब कुछ मेरे बारे में जानता है। तो एक प्रोफेशनल तरीका है। फिर इनविटेशन, ये हो गया आपका, प्रॉस्पेक्टिंग हो गई। उसके बाद इनविटेशन। इनविटेशन कब करना चाहिए? इनविटेशन का टाइम कौन सा सही रहता है? लोगों को इस बिजनेस के लिए इनवाइट करना, प्लान देने के लिए इनवाइट करना, कौन सा टाइम सही रहता है? अगर आप किसी को फोन करेंगे तो सही टाइम कौन सा रहता है? 3 से 5 का दोपहर के मॉर्निंग, आप बताएं। मॉर्निंग, दोपहर के बाद मॉर्निंग। मॉर्निंग सुबह माइंड फ्रेश रहता है, डिसीजन अच्छा। भी ले सकता है, टेंशन में भी नहीं रहता। नहीं, मॉर्निंग का धरती पे हर घर जंग का मैदान बना होता है। ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को स्कूल जाना, हस्बैंड को ऑफिस जाना, मुझे भी ऑफिस जाना, ये करना, वो करना, ये उधर, वो उधर, वो उधर, वो उधर। उस वक्त आप किसी को इनवाइट करेंगे, बोलेंगे अरे ये कौन आ गया अभी, अभी टाइम नहीं। तो सही टाइम कौन सा होता है? ऑफिस से रिलैक्स होकर आ जाएगा, जब रिलैक्स होकर आ उस जाए, टाइम में वो फ्री होगा, एकदम करेक्ट। और उस टाइम में आप उसको आप बोलेंगे तो 100% सुनेगा। जब ऑफिस से आएगा बंदा, खुले कपड़े पहनेगा, टाइट कपड़े निकालेगा, रिलैक्स हो जाएगा, पानी पिएगा, थोड़ा माइंड शांत हो जाएगा, ऊपर से आपका फोन जाएगा, अरे शर्मा जी क्या हाल चाल। मैं आपको ट्रेन में मिला था, मेरा नाम पंकज है। ठीक है, एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया, आपने फोन उठाया, नमस्कार जी, हाँ जी नमस्कार, और सब ठीक है, घर परिवार ठीक है, बच्चे ठीक है, भाभी जी ठीक है। वो बोला यार इतना क्यों घुस रहा है? अच्छा, आपको आप पहचान लिया आपने? अरे हम मिले थे ना वहाँ पे, ट्रेन में मिले थे, शादी में मिले थे। मेरा नाम पंकज है। शर्मा जी पहचान लिया?
अरे अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, उस दिन मिले थे। अरे हाँ, मैंने आपको बताया था एक कंपनी है, उसके लिए उसमें शुगर की दवाई भी है, उसमें जो है ना एक मशीन भी है, बहुत बीमारियों का इलाज करते हैं हम। और उसके लिए जो है ना आप आ जाएंगे, कब आएंगे आप, जब आएंगे वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा कि दोबारा ना आ जाए इसका। प्रोफेशनल फोन क्या होता है? हेलो मिस्टर शर्मा, दिस इज पंकज। थोड़ा सा हिला दो ना, पंकज दिस साइड। शर्मा जी, आपको पता है हम ट्रेन में मिले थे, 8 तारीख को मिले थे 4:30 बजे, और मैंने आपको बोला था मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आप उसमें काम कर सकते हैं। 2 दिन के बाद हमारी मीटिंग है, मैं उस टाइम आपको रिमाइंड करूँगा, कॉल कर लूँगा, आप याद रखिएगा। और शर्मा जी सब ठीक ठाक? अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं उसी दिन आपको फ़ोन करूँगा। और भाभी जी कैसी है? भाभी में क्यों घुस रहे हो? बच्चे कैसे हैं? इनसे क्या लेना देना? इंट्रोडक्शन करना है, सीनियर का इंट्रोडक्शन, अपलाइन इंट्रोडक्शन, सीनियर इंट्रोडक्शन इक्वल थिंग। ये मेरे सीनियर है, क्या नाम है आपका? करण, अर्जुन का। ये करण मेरे सीनियर है, और करण जी मेरे सीनियर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, लेकिन है मेरे सीनियर, ठीक है। ये एक जेंटलमैन है, और ये मंगोलपुरी, ये रोहिणी में रहते हैं, सेक्टर 11 में, और ये फाइनेंशियल साउंड बंदा है, और मेरी थोड़ी जान पहचान है, थोड़ी दोस्ती है, और मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है। लेकिन करण मेरे सीनियर है। करण जो है, करण अभी पिछले 5 महीने से ये बिजनेस कर रहे हैं, या साल से कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, और अभी नॉर्मल है, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, और ये ऑलरेडी अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, लग्जरियस गाड़ी में। मैंने इंट्रोडक्शन कराना है, तो मैं ये कह रहा हूँ करण जी से, करण सर, ये क्या नाम है आपका? राम मनोज। करण जी, ये राम मनोज जी हैं, और ये इस बिजनेस में अगर आएंगे ना, तूफान हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। पूरी रोहिणी क्या, पूरी दिल्ली को ज्वाइन कराएंगे, बहुत चलती है इनकी। और ये जो है ना, पहले से इनके 2 स्कूल हैं, एक होटल भी है नैनीताल में, और इनकी जान पहचान बहुत है। जितने भी यहाँ पुलिस सब जो है ना, थाने वाने सब में चलती हैं। सर आप इनको ये बिजनेस बताइए, ये बता पाएंगे? ध्यान से सुनिए, बहुत टेक्निकल बता रहे हैं, मजाक नहीं है। जैसे मैंने बता दिया ना कि इनके नैनीताल में होटल है, तो इनकी छाती 1 इंच आगे और इनकी छाती 2 इंच पीछे, ठीक है। इनका ऐसा हो गया और इनका ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया। आप जरा कर लो आगे छाती और आप अंदर कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, इनको श्यूरिंग होगी प्लान देते हो, इनको जो है ना कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। इससे बेहतर है कि प्लान ही मत करो, ये प्लान खराब हो जाएगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, फायदा नहीं आएगा। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इनको एडिफाई कर लिया, जबकि इनको एडिफिकेशन चाहिए। जब आपने इनको एडिफाई कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली डी एडिफाई हो गया, इनकी डी एडिफिकेशन हो गई। ये ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे। फिर ये अंदर से सोच रहे हैं यार ये जाएगा तो ज्यादा बेहतर है, जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो प्लान हो भी गया तो कोई फायदा नहीं। अब इसके साइड इफेक्ट्स बाद में, क्योंकि टाइम कम है, साइड इफेक्ट्स ये हैं कि ये भी छोड़ देगा, आने वाले टाइम में मैं भी छोड़ दूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे तो छोड़ देंगे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक दम रहता है लोगों में, छोड़ देते हैं। तो क्या तरीका था कि जैसे ही ये राम क्या नाम है, करण जी के बारे में मैंने राम मनोज जी को पहले बताना था कि राम मनोज जी, हम जिनके साथ में मिलने जा रहे हैं, जिनके पास हम मिलने जा रहे हैं, वो करण लड़का है, एज पे मत जाना उनके, बहुत ज़बरदस्त कलाकार है भाई साहब। हमारी कलाकारी तो यहाँ तक रहती थी, अगर हमारा सीनियर टाई नहीं पहनता था ना, हम बातों से टाई पहनाते थे। सर टाई इनसे अच्छी कोई टाई नहीं बांध सकता, चाहे उन्होंने टाई नहीं पहनी है, लेकिन इनसे कोई अच्छी टाई नहीं बांध सकता। उनको हम एहसास दिलाते थे ये टाई वाई तो इसके लिए छोटी बात है, समझे मेरी बात। क्योंकि हमारे सीनियर टाई पहनते नहीं, बोल रहा हाथ जोड़ा था टाई पहन लो, नहीं पहनते, लेकिन फिर हम बातों में पहना देते थे, समझे मेरी बात। मार्केटिंग है ये, ठीक है। तो सर करण जी जो है ना बहुत ही टैलेंटेड है, कई लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता चुके हैं, और ज़बरदस्त तरीका है इनके पास में, बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। आप ध्यान से, इनके पास लिमिटेड टाइम होता है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिएगा जब ये आपको प्लान बताएंगे। ये कहाँ बता रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ के या जैसे रास्ते में आ रहे हैं, और जैसे रास्ते में आ रहे हैं इनको हम इतना आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जब हम मिलेंगे सर यही है वो शख्सियत, वो पर्सनैलिटी यही है।
करण जी जिनके सामने हम हैं, तो इनको लगे यार वाकई में उम्र में तो छोटा है लड़का, लेकिन चले देखो फिर ना बंदे को ना वो नहीं रहता इसने पहना क्या है, वो रहता हमने इनके बारे में बोला क्या। भाई साहब ऐसा ना आसाराम बाबू क्या 2-4 मीटर कपड़े पहन के बड़े बड़े IAS IPS पीछे लेकर जो है ना वो मोबाइल फोन लेकर घूमते थे। एडिफिकेशन, लालू प्रसाद यादव क्या है, एडिफिकेशन नथिंग। मोदी जी क्या है, एडिफिकेशन है, मोदी जी है प्रधानमंत्री, नहीं तो बहुत सारे लोग भी और भी हैं। तो ये अपलाइन इंट्रोडक्शन, क्या आपको अपनी अपलाइन के बारे में अपने गेस्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कराना, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। इसके बाद में थैंक यू सो मच। अब टाइम बहुत कम है क्योंकि यहाँ पार्टी होने वाली है, जल्दी जल्दी। एक कार्ड वाला है ना, इनविटेशन। इन्विटेशन हो गया, इनविटेशन हो गया, अपलाइन इंट्रोडक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सिंपल 2-3 चीजें बताऊंगा प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन वहां करनी चाहिए जहां ज्यादा शोर ना हो, प्रेजेंटेशन वहां करनी चाहिए जहां ज्यादा कोई ऐसी मतलब ना लोग आते जाते ना हो, जहां पर आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, और जहां पर आप जब प्रेजेंटेशन करेंगे अगर आप 4 लोग हैं तो एक को बोलने दो, बीच में मत कूदो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि आप 3 बंदे एक बंदे को प्लान दे रहे हैं, उसको लग रहा है कि आज मुझे मार देंगे, तो आप जो है ना उठ के 2 बंदे चले जाओ, एक ही बंदा वहां पे रहो, ठीक है। और वहां पे जब जो आपको नॉलेज है, ज्ञान है, वो मत बांटो, मिसालें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मत दो, पर्टिकुलर उस बात पे बात कर लो जो बात आप करने आए हैं, और एक बंदे को बोलने दो। अगर मान लो एक बंदे को बोल रहा है, दूसरा बंदा बीच में कूद रहा है, तो वो जो गेस्ट होता है ना वो कहता है इसको ज्यादा नॉलेज है, इसको क्यों नहीं बोलने दिया है। और आपका जो प्रेजेंटेशन देने वाला लीडर होता है उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो इंटरनली जो है ना उसको अच्छा फील नहीं करता हो। आपका जितने अच्छा आइडिया है लिख के रखो, जब आपकी बारी आएगी आप बोलो। और प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्रेजेंटेशन में इतना बता दूंगा, आपके पास में सारे टूल्स होने चाहिए, खासकर एक्यूलाइफ अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आपका एक माइनस पॉइंट है बिजनेस ना होने का। एक्यूलाइफ आपके पास होना चाहिए, VCM मशीन, हेड के रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, सारे डेमोन्स्ट्रेशन के सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास में 2 बैग होने चाहिए, एक में डेमोन्स्ट्रेशन का सामान और दूसरे में आपके फॉर्म वगैरह जो भी फाइल वगैरह, 2 बैग आपके पास होने चाहिए। एक ही बैग में सब कुछ नहीं ठूसना होता है, वो 1 महीने में गंदा हो जाता, अच्छा नहीं लगता। जब आप किसी को डेमो देते हैं ना वो अच्छा नहीं लगता बैग, समझ में आ रहा है मेरे? अच्छा, ये काफी लंबा टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे इस पे। और इसके बाद में प्रेजेंटेशन के बाद में नेक्स्ट फॉलोअप, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉलोअप जो है ना, फॉलोअप मैं आपको बताता हूं इसका एग्जांपल। मेरे साथ में कई सारे लोग ज्वाइन हुए हैं जो मेरे सीनियरों ने बिजनेस प्लान देकर छोड़ दिए थे, और मैंने उनको फॉलोअप किया, मैंने ज्वाइन करा। फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी को बिजनेस प्लान देते हैं वो आपको किसी तरह से किसी वजह से नो करता है, आपको